हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गोदान उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमारे इस टॉपिक का पार्ट 4 है। उम्मीद करती हूँ आप इसके पार्ट 1, 2 और 3 को देख चुके होंगे। अगर आपने अभी तक उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर देख लें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस उपन्यास का 28वां महत्वपूर्ण अंश है देवियों। मैं उन लोगों में नहीं जो कहते हैं स्त्री और पुरुष में समान शक्तियां हैं, समान प्रवृत्तियां हैं और उनमें कोई विभिन्नता नहीं है। इससे भयंकर असत्य की मैं कल्पना नहीं कर सकता। यह वह असत्य है जो युग युगांतरों से संचित अनुभव को उसी तरह से ढक लेता है जैसे बादल का एक टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है। मैं आपको सचेत किए देता हूँ कि आप इस जाल में ना फंसे। स्त्री पुरुष से इतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधकार से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और आध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है, पर सफल नहीं हो सका। मैं कहता हूँ उसका सारा आध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ है। इस अंश के प्रसंग को देखें तो प्रस्तुत पंक्तियां मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास से अवतरित है। विमेंस क्लब, जो कि मिस मालती द्वारा स्थापित है, में नारी स्वातंत्र्य और नारी के अधिकारों और नारी के अधिकारों के विषय में व्याख्या करते हैं। इसकी व्याख्या देखें। संसार में अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष की शक्तियां समान हैं, परंतु मेरा मानना है कि नहीं, ऐसा है। स्त्री और पुरुष में शक्तियां समान नहीं, अपितु दोनों की शक्तियां अलग अलग हैं। ना ही उनमें एक जैसी विशेषताएं हैं और ना ही दोनों का स्वभाव एक जैसा है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार इस प्रकार की दोनों में शक्तियां समान हैं तो इससे बड़ा असत्य संभव ही नहीं। यह एक ऐसा असत्य है जो संसार में युग युगांतरों से सच्चाई को उसी तरह छिपा लेना चाहता है जैसे बादल का एक छोटा सा भाग उड़कर सूर्य को ढक लेना चाहता हो, परंतु ऐसा करने में उस बादल के भाग को बहुत अधिक कष्ट होता है, क्योंकि उस समय सूर्य की गर्मी उसके लिए असहनीय हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यह सत्य कि नारी और पुरुष दोनों की विशेषताएं और शक्तियां समान हैं। यह झूठ इस वास्तविकता को नहीं दबा सकता कि दोनों में समानता है। प्रोफेसर मेहता आगे कहते हैं कि अब मैं सभी देवियों को सावधान कर रहा हूँ कि आप पुरुषों के इस जाल में ना फंसें। पुरुष नारी को शक्ति और गुणों में नर के बराबर कहकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है। वास्तविकता यह है कि नारी नर से उतनी ही श्रेष्ठ है
जितना प्रकाश अंधकार से, प्रकाश ज्ञान का और पवित्रता का सूचक है, प्रकाश ज्योति का प्रतीक है, उसी प्रकार से नारी में क्षमा, त्याग और अहिंसा उसके स्वाभाविक गुण हैं। दूसरी ओर अंधकार पुरुष में अज्ञान, कालिमा और वासना का प्रतीक है। प्रकाश हमें सत्य और अहिंसा का संदेश देता है। उसी प्रकार नारी क्षमा, त्याग और अहिंसा जो उसके स्वाभाविक गुण हैं, वह प्राणी मात्र को जीवन देने वाली है। मनुष्य के लिए क्षमा, त्याग और अहिंसा आदर्श है, जबकि नारी के प्रकृति प्रदत्त स्वाभाविक गुण हैं। नारी को यह गुण जन्मजात प्रकृति ने धरोहर के रूप में दिए हैं और पुरुष क्षमा, त्याग और अहिंसा इस आदर्श को प्राप्त करना चाहता है, जबकि नारी इस आदर्श को पहले ही प्राप्त कर चुकी है। पुरुष इन गुणों को प्राप्त करने के लिए धर्म का सहारा लेता है या ऋषियों के आश्रमों में जाकर ऋषियों की सहायता से इन गुणों को अपनाने की कोशिश करता है। मनुष्य के लिए क्षमा, त्याग और अहिंसा जीवन के सबसे बड़े आदर्श हैं। पुरुष धर्म, आध्यात्मिकता का सहारा लेकर और ऋषियों का आश्रय लेकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शताब्दियों से कोशिश कर रहा है और वह अभी तक सफल नहीं हो सका। प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि पुरुष के द्वारा अब तक आध्यात्म और योग द्वारा प्राप्त किया गया आदर्श एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। कहने का अर्थ यह है कि नारी का अपने पति और परिवार के लिए जो त्याग है, उसका एकमात्र त्याग का अकेला गुण ही पुरुष के आध्यात्म और योग इन सबसे कहीं अधिक महान है। नारी और पुरुष एक समान नहीं। नारी अपने स्वाभाविक गुणों के कारण पुरुष से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो पहला, नारी पुरुष से श्रेष्ठ है। प्रेमचंद ने भारतीय दर्शन के अनुसार यह दिखाने का प्रयास किया है। दूसरा, अंधकार व प्रकाश शब्द प्रतीकात्मक है। तीसरा, व्याख्यात्मक शैली है। इसका 29वां अंश है। पुरुष कहता है, जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं वह सब पुरुष थे। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं वह सब पुरुष थे। सभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक हुए हैं वह सब पुरुष थे। लेकिन इन बड़ों के समूहों ने मिलकर क्या किया? महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियां बहाने और वैमनस्य की आग भड़काने के सिवा और क्या किया? योद्धाओं ने भाइयों की गर्दनें काटने के सिवा और क्या यादगार छोड़ी? राजनीतिज्ञों की निराशी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडहर रह गए हैं और आविष्कारों ने मनुष्यों को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दी? पुरुषों की रची हुई इस संस्कृति में शांति कहाँ है, सहयोग कहाँ? यदि बात करें इसके प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां गोदान उपन्यास से ली गई हैं। प्रोफेसर मेहता विमेंस क्लब में नारी स्वतंत्रता, नारी के अधिकार के संदर्भ में भाषण देते हुए कहते हैं कि नारी पुरुष के स्वभाव से ही श्रेष्ठ है। इसके बावजूद भी पुरुष स्वयं नारी से श्रेष्ठ सिद्ध करता है। उन श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा किए गए कार्यों से समाज को क्या मिला है? इस संबंध में प्रोफेसर मेहता कहते हैं, जिसे हम व्याख्या में जानेंगे। तो देखते हैं, पुरुष को
इस बात का गर्व है कि संसार के सारे दार्शनिक एवं वैज्ञानिक आविष्कार करने वाले पुरुष ही हुए हैं। बड़े बड़े महात्मा, योद्धा, राजनीतिक, नाविक आदि केवल पुरुष ही हुए हैं। यह सत्य है, परंतु प्रश्न यह है कि इन बड़े आदमियों ने क्या किया, उनके प्रयत्नों का परिणाम क्या निकला। संसार में महात्माओं एवं धर्म प्रवर्तकों ने मानव के बीच भेद की खाई उत्पन्न कर वैमनस्य के बीज बोए और इस वैमनस्य का परिणाम यह हुआ कि संसार में रक्त की नदियां बही। प्रत्येक धर्म प्रवर्तक ने अपने ही विचारों एवं उपदेशों को पूर्ण एवं अंतिम सत्य घोषित कर अन्य विचारकों तथा धर्म प्रवर्तकों के प्रति विद्वेष की भावना उत्पन्न की। ईसाइयों, मुसलमानों, बुद्धों तथा अन्य प्राचीन धर्मावलंबियों ने अपने ही मत को सर्वोपरि रखने के लिए क्या क्या कुकर्म नहीं किए, कौन कौन से अत्याचार का सहारा नहीं लिया। इसका प्रमाण है धर्म युद्धों ने मध्यकालीन युग को पागल बना डाला था। संसार प्रसिद्ध योद्धाओं ने अपनी वीरता किस प्रकार दिखाई, अपने भाइयों पर ही ना। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए लाखों करोड़ों भाइयों को युद्ध में मरवा दिया। राजनीतिज्ञों ने जिन विशाल साम्राज्यों की स्थापना की थी, आज वह कहाँ है। उनके खंडर ही आज उनके विगत अस्तित्व की कहानी कहने के लिए शेष रह गए हैं। प्राचीन रोम, मिस्र, रीरियो, क्रीट, मोहनजोदाड़ो आदि की सभ्यताएं आज इतिहास का विषय बनकर रह गई हैं। यदि उनमें सच्चाई एवं कल्याण की भावना होती तो वह नष्ट नहीं होती। अब उन आधुनिक वैज्ञानिकों को देखिए जिन्हें मशीन युग का प्रवर्तक कर मानव जीवन को अधिक सुरक्षित एवं सुखी बनाने का दंभ किया है, परंतु उनके संपूर्ण आविष्कारों का परिणाम यही हुआ है कि आज मनुष्य पूर्ण रूप से मशीन का गुलाम बन गया है। मशीन के बिना उसका काम नहीं चल सकता। मशीन मानव पर हावी हो गई है। उपयुक्त सभी बड़े गुलाम थे या हैं, परंतु उनके द्वारा निर्मित मानव समाज में शांति का कहीं नाम भी नहीं मिलता। मनुष्यों में सहयोग की भावना लुप्त हो गई है। मानव के रक्त का प्यासा बन गया है। फिर पुरुष प्रधान इस समाज का मानव जीवन के लिए क्या उपदेश रहा है। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो पहली विशेषता है प्रेमचंद ने वैज्ञानिक आविष्कारों की अनुपयोगिता तथा राजनीतिज्ञों की लिप्सा की ओर संकेत किया है। दूसरा, नारी पुरुष के समानाधिकार के संबंध में यहाँ प्रेमचंद ने मेहता के शब्दों में स्पष्ट सम्मति व्यक्त की है। और तीसरा, भाषा सरल, सरस एवं प्रभावमयी है। इसका तीसरा अंश है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बाज को चिड़ियों का शिकार करते देखकर हंस को यह शोभा देता है। मानसरोवरी आनंदमय शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे, और अगर वह शिकारी बन जाए तो आप उसे बधाई देंगे। हंस के पास उतनी तेज चोंच नहीं है, उतने तेज चंगुल नहीं है, उतनी तेज आंखें नहीं हैं, उतने तेज पंख नहीं हैं और उतनी तेज रक्त की प्यास नहीं है। उन अस्त्रों का संचय करने में उसे सदियों लग जाएंगी, फिर भी वह बाज बन सकेंगे या नहीं इसमें संदेह है। मगर बाज बने या ना बने, वह हंस ना होंगे, वह हंस जो मोती चुगता है। यदि बात करें इसके प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित
गोदान उपन्यास से अवतरित है। प्रोफेसर मेहता विमेंस क्लब में नारी स्वतंत्रता, उनके अधिकारों एवं पुरुष और नारी की समानता पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका मानना है कि नारी पुरुष के गुणों को अपना लेती है तो यह उनके लिए घातक सिद्ध होता है। इसकी व्याख्या देखें। प्रोफेसर मेहता पश्चिम के नारी स्वतंत्रता आंदोलन पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार करते हुए कहते हैं कि नारी के लिए पुरुष के गुणों को अपनाने की लालसा करना उनके लिए घातक होगा। इस बात को वह बाज और हंस की तुलना द्वारा स्पष्ट करते हैं। बाज चींयों के शिकार पर जीवित रहने वाला मांसाहारी पक्षी है। उसका जीवन सदैव हिंसा एवं अशांति से भरा रहता है। इसके विपरीत हंस मोती चुगने वाला तथा मानसरोवर के आनंदमय शांत वातावरण में रहने वाला पक्षी है। क्या हंस के लिए यह उचित होगा कि वह उस सात्विक एवं आनंदमय शांत जीवन को त्याग बाज के समान चिड़ियों का शिकार करने लगे? क्या यह उचित होगा कि नारी जो हंस के समान सात्विक कृति वाली होती है, बाज के समान शांत, हिंसाकारी एवं दुखद संघर्ष में सदैव लिप्त रहने वाली पुरुष के गुणों को अपना ले? यदि हंस बाज के समान शिकारी बन जाए तो क्या वह हमारी बधाई का पात्र रहेगा? परंतु वास्तविकता यह है कि हंस प्रयत्न करके भी बाज का रूप धारण नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास बाज के समान ना तो तेज चोंच है, ना तीखे नाखून है, ना उतनी तेज आंखें, ना उतनी शक्तिशाली डेने और ना ही उसमें रक्त पान करने की तीव्र प्यास है। हंस में बाज की एक भी विशेषता नहीं, इसलिए वह बाज नहीं बन सकता। अगर फिर भी वह बाज बनने का प्रयत्न करेगा तो उसे सफलता प्राप्त करने में युग बीत जाएंगे। फिर भी इस बात में संदेह है कि वह पूर्ण रूप से बाज बन भी पाएगा या नहीं। इस प्रयत्न का यह परिणाम अवश्य होगा कि वह अपने हंस के गुणों को भूल जाएगा, भले ही वह बाज बन जाए। क्योंकि हंस मोती चुगता है, इसलिए वह मांस नहीं खा सकेगा। नारी हंस के समान है, उसमें हंस के जैसी सात्विकता एवं शांति होती है। वह इन्हीं गुणों से सच्चा आनंद पाती है। पुरुष बाज के समान हिंसक एवं रक्त प्यास होने के कारण ताम सात्विक का होता है। यदि नारी पुरुष के उन गुणों को अपनाने का प्रयत्न करेगी तो परिणाम यह होगा कि वह पुरुष के उन गुणों को पूर्व रूपेण प्राप्त करने में तो असमर्थ रहेगी ही, परंतु उसकी सबसे बड़ी हानि यह होगी कि वह अपने नारीत्व के गुणों को खो बैठेगी। जिस प्रकार हंस बाज नहीं बन सकता, उसी प्रकार नारी पुरुष नहीं बन सकती, क्योंकि नारी सदैव त्याग करके मानवता के विकास में योगदान देती है, जबकि पुरुष स्वार्थ वृत्ति का स्वामी होता है। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है नारी को पुरुष की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है। दूसरा, भाषा में गागर में सागर भरने की क्षमता है। और तीसरा, प्रकृति ने नारी और पुरुष को अलग अलग गुणों से आपूरित किया है। इस गद्यांश में यह तथ्य स्पष्ट होता है। इसका 31वां अंश है। मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की ज़रूरत नहीं, और पुरुषों से अधिक मैं नहीं कहता देवियों को शक्ति की ज़रूरत नहीं है, और पुरुषों से अधिक
लेकिन वह विद्या और शक्ति नहीं जिससे पुरुष ने संसार को हिंसा क्षेत्र बना डाला है। अगर वही विद्या और वही शक्ति आप भी ले लेंगी तो संसार मरुस्थल हो जाएगा। आपकी विद्या और आपका अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और पालन में है। आप क्या समझती हैं, वोटों से मानव जाति का उद्धार होगा या दफ्तरों में और अदालतों में? जबान और कलम चलने से इस नकली अप्राकृतिक विनाशकारी अधिकारों के लिए आप वह अधिकार छोड़ देना चाहती है जो आपको प्रकृति ने दिए हैं। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से ली गई है। कालजयी द्वारा आयोजित विमेंस लीग में भाषण दे रहे पुरुषों की बराबरी के अधिकार को लेकर नारी संघर्ष करना चाहती है, किंतु मेहता का विचार है कि अपनी शांति, अहिंसावादिता, प्रतिम त्याग और सहिष्णुता के कारण ही जो नारी पुरुष को बराबरी के नाम पर अपने को पतन के गर्भ में धकेलना चाहती है, मेहता की दृष्टि में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा प्रकृति प्रदत्त मातृ स्नेह संबंधी ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वे नारी शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रोफेसर मेहता का कहना है कि वह नारी शिक्षा के विरोधी नहीं है, पर वह तो यह मानते हैं कि नारी को पुरुष की अपेक्षा अधिक शिक्षा की आवश्यकता है। केवल शिक्षा ही नहीं, उन्हें पुरुष से अधिक शक्ति, बल और साहस की आवश्यकता है, किंतु वह शिक्षा और शक्ति के उस रूप के पक्ष में नहीं है जिसकी भाषा पुरुष समझता है, बोलता है और अपनाता है। अपनी इसी कुलसित शिक्षा के बल पर उसने समस्त संसार को युद्ध क्षेत्र बना डाला है, जहां सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। नारियों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर मेहता आगे कहते हैं कि यदि इसी शिक्षा को अपने जीवन का अंग बना लिया तो यह संसार नरक बन जाएगा, जहां प्रेम के बदले तनावग्रस्तता फैल गई और परिणाम स्वरूप रक्त की नदियां बहेंगी। आपकी विद्या और अधिकारों का उद्देश्य संसार को हिंसा, मारकाट और सर्वनाश की ओर ले जाना नहीं, बल्कि संसार की सृष्टि करने और उसका भरण पोषण करने में है। संसार को अच्छी से अच्छी योग्य संतान दे और उनका लालन पालन इस प्रकार करें कि वह भविष्य में देश का कर्णधार कहलाए। आपके विचार में वोट का अधिकार मात्र पा जाने से आप संसार का उद्धार कर देंगी, या घर से बाहर निकलकर किसी भी विषय पर वाद विवाद करके मानवता का उपकार कर सकेंगी। आपका यह सोचना निरर्थक है। आप इन बेबुनियादी, अस्तित्वहीन, नीरव और विध्वंसकारी अधिकार के पीछे अपने त्याग, प्रेम, मातृ स्नेह एवं संतान प्राप्ति तथा उनका पालन पोषण आदि गुणों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, जो कि यही गुण मानवता की रक्षा करने में समर्थ हो सकता है, क्योंकि नारी के ये गुण स्वाभाविक, महान और शाश्वत हैं। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है सरल एवं प्रवाहमयी भाषा। दूसरा, व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और तीसरा, प्रोफेसर मेहता यहाँ प्रेमचंद का ही रूप है। इसका 32वां अंश है। वोट नए युग का मायाजाल है, कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पड़कर आप ना इधर की होंगी ना उधर की।
कौन कहता है कि आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता। हम सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे और कुछ हमारा जीवन, हमारा घर है, वही हमारी सृष्टि है, वही हमारा पालन होता है, वही जमीन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वह क्षेत्र परिमित है तो अपरिमित क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? क्या वह संघर्ष जहां संगठित उदाहरण है, जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है, उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती हैं जहां मनुष्य पीसा जाता है, जहां उसका रक्त निकाला जाता है? यदि बात करें इस अंश के प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से ली गई है। विमेंस लीग में भाषण देते हुए प्रोफेसर मेहता नारी के आदर्श रूप की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि शांति, त्याग और सहिष्णुता जैसे महान गुणों के कारण नारी पुरुष से श्रेष्ठ है और युगों से पुरुष यद्यपि इन गुणों को पाने का प्रयास करता रहा है किंतु नहीं पा सका। इन गुणों को पाने का प्रयास करता रहा किंतु पा नहीं सका। उसे अपने जिन धर्म प्रवर्तकों, दार्शनिकों, योद्धाओं, नाविकों और वैज्ञानिक आविष्कारों पर गर्व है, उन सब ने मानव जाति को पतन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है और केवल नारी ने ही अपने त्याग से उस पतन से बार बार बचाया है। वह पुरुषों के समान नारी की शिक्षा का भी समर्थन करते हैं, किंतु वर्तमान नकली, अप्राकृतिक और विनाशकारी शिक्षा को वह नारियों के लिए स्वार्थ अनुचित ठहराते हैं, क्योंकि वह उसकी उन्नति की अपेक्षा अवनति का ही एक कारण बना जाएगी। इसी प्रसंग में नारी समुदाय द्वारा वोट का अधिकार पाने की लालसा का समाधान करते हुए प्रोफेसर मेहता मताधिकार को भी एक छल बताते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। आप जिस मताधिकार की बात करते हैं वह वास्तव में एक छल और मायाजाल है और उसके पीछे आपको राजनीति में उलझने का एक निहित उद्देश्य छिपा है। मताधिकार की मांग न केवल निरर्थक है बल्कि नारी जाति के लिए एक कलंक है, धोखा है। इसका परिणाम बुरा ही होगा और इसके परिणाम स्वरूप समाज अनेक बुराइयों का शिकार बन जाता है। इसी प्रकार की अनुचित मांग से यदि अपने वोट के अधिकार को पा लिया तो निश्चित ही आप यश मिलने के अतिरिक्त और आपके हाथ कुछ ना लगेगा। आपकी यह धारणा है कि घर का क्षेत्र सीमित है जहां आप अपनी बुद्धि, प्रतिमा एवं व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाती, किंतु आपको यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि हम सर्वप्रथम मनुष्य हैं, उसके बाद ही और कुछ। हमारा घर ही हमारा जीवन है, जहां हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जहां हमारे संस्कार और चरित्र का निर्माण होता है। घर के बिना हमारा अस्तित्व संदिग्ध बन जाएगा। हम घर के बिना रह ही नहीं सकते। घर में ही हमें माँ, बहन और पत्नी की स्नेहपूर्ण शीतल छाया मिलती है, जिसके आश्रय में हम अपनी प्रतिभा और अपने व्यक्तित्व का विकास करने में समर्थ होते हैं। अगर आप अपने उस घर को सीमित मानती है जहाँ मनुष्य की सृष्टि होती है, तो क्या आपकी दृष्टि में उस संघर्षमय जीवन जहाँ की सब अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, उसका क्षेत्र अपरिमित है? तो क्या आप
उस घर रूपी कारखाने को छोड़कर जाना पसंद करेगी जहां व्यक्तित्व का निर्माण और पालन पोषण होता है, जबकि बाह्य सामाजिक एवं प्रतिभा का विकास होता है। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो पहला, प्रेमचंद जी वोट के अधिकार को मात्र छल मानते हैं। इससे नारियों को अध्यक्ष ही मिलेगा। दूसरा, उनकी दृष्टि में घर तो अधिक ब्रह्मांड है, बाहर की दुनिया उसके सामने तुच्छ है। तीसरा, भाषा सरल, स्पष्ट एवं तत्सम शब्दावली से युक्त है। और चौथा, व्याख्यात्मक शैली है। इसका 33वां अंश है। संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं और वह आपको मिले हुए हैं। उन अधिकारियों के सामने वोट कोई चीज़ नहीं, मुझे खेद है। हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, जहां नारी ने अपना पद खो दिया और स्वाभिमानी से कगर कर विलास की वस्तु बन गई है। पश्चिम की स्त्री स्वतंत्र होना चाहती है, इसलिए कि वह अधिक से अधिक विलास कर सके। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा। उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से अवैध गृहस्थी संचालन किया है। पश्चिम में जो चीज़ें अच्छी है वह उनसे लीजिए। संस्कृति में सदैव आदान प्रदान होता आया है, लेकिन अंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। पश्चिम की स्त्री आज गृह स्वामिनी नहीं रहना चाहती। भोग की विदर्भ लालसा ने उसे उच्छलन बना दिया है। वह अपनी लज्जा और गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी विभूति थी, चंचलता और आमोद प्रमोद पर होम कर रही है। जब मैं वहाँ की सुशिक्षित बालिकाओं को अपने रूप का या भरी हुई गोल बाहों का, अपनी नग्नता का प्रदर्शन करता देखता हूँ तो उन पर दया आती है। उनकी लालसाओं में उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि वह अपनी लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती। नारी की इससे और क्या अधोगति हो सकती है। यदि बात करें इसके प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां गोदान उपन्यास से अवतरित है। प्रोफेसर मेहता विमेंस लीग में भाषण देते हुए कहते हैं, पाश्चात्य अनुकरण करना नारी के लिए हेय है। वह भारतीय और पाश्चात्य सभ्यता की तुलना करते हुए कहते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत की आधुनिक युवती अधिकार चाहती है। संसार में सबसे बड़ा अधिकार सेवा और त्याग से मिलता है और भारतीय समाज में यह अधिकार गृहिणी को मिले हुए हैं। जहां परिवार में घर का संचालन देखरेख नारी ही करती है, जहां उन्हें सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, ऐसे अधिकार के सामने वोट का अधिकार बहुत ही तुच्छ है। मेहता कहते हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि हमारी बहनें पश्चिम की नारी को आदर्श मानकर उनका अनुकरण कर रही हैं। पश्चिमी सभ्यता की नारी ने मातृत्व का वह गौरवशाली पद खो दिया है। वह गृह स्वामिनी के महत्व से गिरकर केवल विलास की उपभोग की वस्तु बन गई है। पश्चिम की नारी स्वच्छंद होना चाहती है। वह अपने ऊपर किसी के भी बंधन को स्वीकार नहीं करना चाहती। ऐसी स्वतंत्रता वह इसलिए चाहती है कि अधिक से अधिक विलास कर सके। भारतवर्ष में हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा। भारतीय नारी का आदर्श रहा है त्याग, समर्पण, सेवा और कर्तव्य पालन। उसने सेवा के अधिकार से अपने गृहस्थ का संचालन किया है और वह आज भी आदर्श मानी जाती है।
इसलिए भारतवर्ष में वह महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर मेहता आगे कहते हैं कि मैं यह नहीं कहता कि हम पश्चिम देशों से वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से अच्छी चीज़ों को ना लें। पश्चिम से हम अच्छी चीज़ों को लें। संस्कृति व सभ्यता में सदैव आदान प्रदान होता आया है। पश्चिम से अच्छी चीज़ों को लेकर पश्चिम की नारी आज गृह स्वामिनी बनकर रहना नहीं चाहती। पश्चिम की नारी का उद्देश्य भोग और विलास रह गया है। भोग की अपरिमित लालसा ने उसे मनमानी करने के लिए उच्छृंखलन बना दिया है। नारी का सबसे बड़ा गुण है उसकी अपनी लज्जा और अपनी गरिमा की रक्षा। पश्चिम की नारी लज्जाहीन हो गई है और अपनी गरिमा खो बैठी है। वह चंचल होकर केवल भोग विलास में रत रहकर नारी सुलभ अच्छे गुणों को हमम कर रही है। मेहता कहते हैं कि जब मैं परिचय की पीढ़ी लिखी युवतियों को इस रूप में देखता हूँ, जब वह अपने शारीरिक सौंदर्य नारी देह का, भरी हुई गोल बाहों का और कम से कम वस्त्रों में अपने अर्धनग्न शरीर के सौंदर्य का उन्हें प्रदर्शन करते देखता हूँ, तो मुझे उन पर दया आती है। उनकी वासनी की इच्छा ने उन्हें इतना विवश कर दिया है कि वह नारी सुलभ सज्जा की रक्षा भी नहीं कर पाती। नारी की इससे और अधिक दयनीय, शोचनीय पतन की स्थिति और कौन सी होगी। इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहला, मेहता के माध्यम से प्रेमचंद ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। दूसरा, प्रेमचंद भारतीय नारी के लिए पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को अपनाना अच्छा नहीं मानते। इसका 34वां अंश है, जिसे तुम प्रेम कहती हो वह धोखा है, उद्दीप लालसा का विकट रूप। उसी तरह जैसे सन्यास केवल भीख मांगने का ही संस्कृत रूप है, वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवावृत्त में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। सेवा ही सिमेजट है जो दंपति के जीवन पर्यंत स्नेह और सहचर्या में जुड़े रख सकता है। जिस प्रकार बड़े बड़े आघातों का भी कोई असर नहीं होता जहाँ सेवा का अभाव है, वहीं विवाद, विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है। यदि बात करें इसके प्रसंग की, तो विमेंस लीग में भाषण देते हुए प्रोफेसर मेहता नारी को पुरुष से महान सिद्ध करते हुए उसके मातृ रूप की महत्ता का विवेचन कर रहे थे कि बीच में मालती की छोटी बहन सरोज ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि नारी अब पारंपरिक वैवाहिक सूत्र का परित्याग कर प्रेम विवाह की मान्यता चाहती है। वह कहती है कि विवाह एक व्यवसाय न होकर पति पत्नी के जीवन भर के समन्वय का एक सुखद साधन है। इसलिए नारी केवल प्रेम के आधार पर ही विवाह करेगी। प्रोफेसर मेहता प्रेम विवाह एवं प्रेम संबंधों का विवेचन करते हुए उससे उद्दीपन लालसा का विकृत रूप सिद्ध करते हैं। उनका इस संबंध में विचार है कि अब हम व्याख्या देखेंगे। तुम जिसे प्रेम का नाम देना चाहती हो वह यथार्थ के रूप में प्रेम ना होकर एक छल मात्र है। तथा कथित प्रेम हृदय में छिपी उद्दीप लालसा का ही एक भद्दा रूप है। उद्दीप लालसा के इस विकृत रूप को प्रेम जैसा सम्य नाम देना ठीक उसी प्रकार दे दिया गया है जैसे भीख मांगने जैसे निष्ठुर कार्य हेतु संन्यास जैसा रूप दिया गया है।
यूँ तो भीख मांगना बुरा माना जाता है, किंतु गेरुए वस्त्र और सन्यासी का रूप धारण कर भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। स्पष्टतः जैसे भीख का ही संस्कृत रूप सन्यास हो, ठीक उसी प्रकार मन में छिपी उद्दाम वासना का ही संस्कृत रूप प्रेम है। वासना शब्द घनित है, किंतु उसे प्रेम का नाम दे दिए जाने से वह सम्मानीय बन जाने का भ्रम पैदा करता है। वैवाहिक जीवन में अपने सच्चे स्वरूप के कम मात्र में रहता है और कुक्त विलास में तो उसका अस्तित्व का पता ही नहीं चलता। प्रेम का विलास से कोई संबंध नहीं है। मनुष्य को सच्चा आनंद केवल दूसरों की सेवा करने में ही प्राप्त होता है। सेवा द्वारा ही व्यक्ति अधिकार प्राप्त करता है। सेवा की भावना से ही शक्ति उत्पन्न होती है। यदि दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी परस्पर सेवा की भावना को लेकर चले तो उनमें जीवन प्रयत्न स्नेह बना रह सकता है। बड़े बड़े संकट पड़ने पर भी वह इस जीवन को विच्छिन्न करने की कल्पना भी मन में नहीं ला सकते, क्योंकि सेवा द्वारा उन दोनों का आत्मिक संबंध निरंतर प्रगाढ़ होता चला जाता है। परंतु जिस दाम्य जीवन में सेवा का अभाव हो जाता है, वह ना तो परस्पर विश्वास स्थायी रहता है और ना आपस में सहानुभूति रहती है। इसलिए वहाँ तलाक की स्थिति आने में देर नहीं लगती। निष्कर्ष यही निकलता है कि सेवा भाव द्वारा ही दाम्पत्य जीवन सुखी रह सकता है। अधिकार या समानता का प्रश्न उठाने से उसमें व्याघात उत्पन्न होता है। इसकी विशेषताएं देखें तो पहला, मेहता विवाह से पहले प्रेम को उन्मुक्त विलास की संज्ञा देते हैं। उनके विचार में दाम्पत्य सूत्र में बंधने के बाद ही प्रेम का अभय युग होता है और यही स्थायी है। दूसरा, वे वैवाहिक जीवन की सफलता का मुख्य आधार सेवा भावना को मानते हैं। इस सेवाग्रस्त से ही संपत्ति एक दूसरे के प्रति अधिकार और बल प्राप्त करते हैं तथा जीवन के संघर्षों को हंसते हंसते झेल सकने में समर्थ होते हैं। इसका 35वां अंश है, जिसे संसार दुख कहता है। वहाँ कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ संसार को चाहे कितना ही मोहिता कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। उसके माद और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशाएं और मिटी हुई स्मृतियों और टूटे हुए हृदय के आंसू हैं। जिस दिन इन विभूतियों में उसका प्रेम ना रहेगा, उस दिन वह कवि ना रहेगा। आदर्श जीवन की इन रहस्यों से केवल विनोद करता है, कवि उनमें लय हो जाता है। यदि बात करें इस अंश के प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से ली गई है। खन्नी की पत्नी गोविंदी पारिवारिक कलह के कारण घर छोड़कर चली जाती है। वह चिंतामग्न मुद्रा में चिड़ियाघर के एक मैदान में बैठी है। तभी प्रोफेसर मेहता से उनकी भेंट होती है। गोविंदी मेहता की दृष्टि में एक आदर्श नारी है। उसका पतिव्रत और सहिष्णुता ही उसकी दृष्टि में उसे एक आदर्श नारी बनाता है। मेहता से अपनी प्रशंसा सुनकर गोविंदी विनोद करते हुए कहती है कि आपको दार्शनिक होने की अपेक्षा कवि होना चाहिए था। मेहता दर्शना को कविता तक पहुंचाने का एक पड़ाव मानते हैं और कवि की स्थिति एवं जीवन के प्रति
उसके दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए कहते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। संसार जिन परिस्थितियों और कठिनाइयों को दुख का कारण समझता है, वही वास्तव में कवि के लिए अपरिमित सुख का कारण बनती है। इसका मुख्य कारण यह है कि कवि की वेदना को सुख की सहज अनुभूति होती है। इसी वेदना से प्रेरणा लेकर वह कविता का सृजन करता है। सांसारिक लोगों की भांति वह धन, ऐश्वर्य, रूप, बल, विद्या एवं बुद्धि की विभूतियों से विमुक्त नहीं होता। इनके प्रति उसके मन में तनिक भी आकर्षण नहीं होता, क्योंकि संसार के भौतिक सुख उसे सुख नहीं पहुंचा सकते। इसलिए इनके प्रति उसके मन में विरक्ति का भाव रहता है, क्योंकि उसका हृदय करुणा और वेदना से आपूरित रहता है। उसकी प्रसन्नता और आकर्षण तो वेद पान और करुणा के प्रति ही होती है। अतृप्त कामनाएं और भूली बिसरी स्मृतियां उसमें आशा की ज्योति जगाती है। टूटे हुए हृदय के आंसू उसकी प्रसन्नता का आलंबन बनते हैं। उसकी कविता का आधार यही संवेदनात्मक और कारुणिक विभूतियां होती है। जिस दिन उसने अपने इस आलंबन की अपेक्षा करनी प्रारंभ की, उस दिन वह कवि ना रहकर उन्हीं सांसारिक मनुष्यों की कोटि में आ जाएगा। दर्शन शास्त्र तो केवल जीवन के सुखों दुखों और रहस्यों का विश्लेषण करता है, परंतु कवि इन अबूझ रहस्यों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, उन्हीं में स्वयं को लीन कर लेता है। वह उसके जीवन के अविभाज्य अंग बन जाते हैं और यही गुण उसे साधारण मनुष्यों से विशिष्ट बनाते हैं। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो मेहता का यह दृढ़ मत है कि साधारण मनुष्य से कवि भिन्न मति होता है। उसके लिए सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, वैभव, विलास और विद्या बुद्धि निरर्थक है। इनकी अपेक्षा अभाव और दुख उसकी वेदना को गहरी अर्थवत्ता प्रदान करते हैं और यही उसकी कविता के प्रेरक स्रोत बनते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना गोदान उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की विशेषताओं के बारे में। इससे आगे के अंशों को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।